स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द लर्न डेली फिजिक्स। और आज हमने समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन करना है। हमने प्रीवियसली शेप्स पढ़ी थी और हमने देखा था कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ हमारे पास किस तरह डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के साथ हमारे पास सब ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जो समरफेल्ड था साइंटिस्ट, उसने जब बोहर के मॉडल में देखा कि बोहर के मॉडल से हमें जब स्पेक्ट्रल सीरीज आई, हमने डिस्कस की पहले, तो वो जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज आप उनको कह सकते हैं, तो उसको जब उसने हाई रिजॉल्विंग पावर वाली स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो उसने देखा कि एक बीम फर्दर, एक जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो हमारे पास फर्दर स्पेक्ट्रम के अंदर डिवाइड हुई है, सब डिवाइड है। तो इसका मतलब ये था कि एक एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर सब डिवाइड हुआ है, ठीक है। और उसने बताया कि जिस तरह एक क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट क्वांटम्स के अंदर सब डिवाइडेड है, तो उसने यही बात हमें बताई कि एक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेडियल क्वांटम नंबर प्लस अजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर जो वो उनमें डिवाइड है, रेडियल और अजीमुथल का कंपोजिट है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसने हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर से डिफरेंट शेप्स भी बताई जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की। अब जो मसला आया, उसने देखा कि उसकी एनर्जी को वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया, एनर्जी को डिस्क्राइब करते हुए वो फेल हो गया कि उसके पास जो रिजल्ट आया वो सेम बहुत जैसा रिजल्ट आ गया। अब उसने कहा कि व्हाट शुड आई डू, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं कोई चीज गलत कर रहा हूँ बीच में। तो सोचा उसने कि क्या गलत कर रहा है, तो फिर उसको आइडिया आया कि जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के अंदर हमारी जो न्यूटोनियन, जो हम न्यूटन फिजिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो नहीं हमारी इस्तेमाल होती। हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। अब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ठीक है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स वो वाले पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पीड कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, कि जिनकी हम स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकें, उनको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होता है, काफी तेज होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ मैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का छोटा सा मैस होता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, उससे उसके साथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उसकी अच्छी खासी वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो ये काफी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या, तो लेकिन जिस चीज की वेलोसिटी कंपेरेबल होती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी 0.007 सी, कि सी कितना होता है 3 × 10⁸, और जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 0.007 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब उसकी एक अज्यूम उसने किया कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। और फिर जब उसने ये रिलेटिविस्टिक करेक्शन की तो वो बताने में फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के अंदर कामयाब हो गया। अब देखते हैं कि वो किस तरह कामयाब हुआ, उसने क्या कैलकुलेशंस की और किस तरह से उसने बताया कि ये हमारे पास ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर आप बात करें इलिप्स की, सो यू कैन सी दैट वी हैव ए एलिप्टिकल ऑर्बिट। उसने पहले तो कहा कि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बट देयर इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर यहां पे हमारे पास एक थीटा और एक आर रेडियस। अब जैसे जैसे हमारे पास ये रेडियस बढ़ता है, एनिमेशन की तरफ एक चलते हैं। अपनी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो आपको एक एनिमेशन नजर आ रही होगी। तो अगर आप इस एनिमेशन के अंदर देखें तो आपके पास एक पर्पल डिफरेंट कलर्स के अंदर एक इलिप्स आपको नजर आ रहे हैं,
अब आप देखिए जिनकी एसेंट्रिसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा एसेंट्रिसिटी ज्यादा होने की वजह से आपको मैंने बताया था, दो चीजें बताई थी, इधर ध्यान दें थोड़ा सा। तो ये आपके पास होता है पेरिहेलियन डिस्टेंस एंड दिस इज एपिहेलियन डिस्टेंस, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम फासला यहाँ न्यूक्लियस पड़ा हुआ है आपका, न्यूक्लियस से जो सबसे छोटा फासला है यहाँ पे, वो जितना कम होगा, अगर आप देखें तो इसका फॉर्मूला था आर पेरी का ए इंटू वन माइनस एसेंट्रिसिटी। ए मेजर एक्सेस था आपका, ये जो मेजर एक्सेस यहां से ड्रॉ किया था लास्ट, मैंने आपको बहुत डिटेल में वो बताई चीजें, तो मैं दोबारा नहीं बताता। लेकिन वो उसकी वजह से यहां से वो देखें, अगर आप अपनी एनिमेशन की तरफ दोबारा चलें, तो जैसे जैसे सेंट्रिसिटी बढ़ती जा रही है, आपका ये ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आता जा रहा है, तो यहां पे एक मैंने रिलेशन बनाया है कि जैसे जैसे ये यहां से रेडियस कम होगा, ये देखें यहां पे जब आएगा इधर, व्हेन इट विल कम हेयर, तो जितना फासला कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड द रेडियस, ठीक है। तो एनिमेशन के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास वो जैसे जैसे करीब से गुजरता है ना, यहां से पेरिहेलियन पॉइंट से जहां से गुजरता है, कि जहां से वो ज्यादा करीब है तो वो तेजी से गुजरता है। अगर आप पर्पल को देखें तो वो पर्पल करीब से तेजी में से गुजर जाता है एज कंपेयर टू रेड, ग्रीन, ब्लू और एनी अदर कलर। तो वो क्यों जल्दी गुजर रहा है कि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, जिसका रेडियस जितना कम होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बोहर के अंदर भी हमने इसी तरह की चीज देखी थी, लेकिन ये इलिप्स का केस है, थोड़ा सा इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो अब आपकी हमारी ये बात हो गई। अब देखते हैं कि इस वेलोसिटी के अंदर चेंज की वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आया। पहले तो हमने बात की कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज पेरिहेलियन, एट पेरिहेलियन, जब यहाँ पे सबसे करीब होगा तो हमारे पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन मैंने आपको बताया, और वाइस वर्सा कि जब एपिहेलियन पे होगा तो वेलोसिटी सबसे कम होगी। अब क्या है कि यहां से वो वेलोसिटी, यहाँ पे उसकी समझे जीरो वेलोसिटी है, तो यहां तक वो गेन करते 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 मैक्सिमम, फिर यहां से कम करते 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 यहाँ पे आके फिर से जीरो। वो एक समझे जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आप पढ़ते थे कि वो एट एक्सट्रीम वैल्यू वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन और एक्सट्रीम वैल्यू, जस्ट लाइक दैट। वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम इस तरह होती रहती है, ठीक है। तो वो अपने साइकिल को रिपीट करता है। अब इस वेलोसिटी में वेरिएशन की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है, ठीक है। आपकी जो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो एक पार्टिकल की है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास चेंज आ जाएगी। तो इसी काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से हम देखेंगे कि वो हमारे पास एक टर्म वैल्यू आएगी, जिससे वो फाइन स्ट्रक्चर या वो फर्दर स्प्लिटिंग जो सी है, फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है कि वो जो फर्दर स्प्लिटिंग होती है उसी को हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसको वो एलेबोरेट करेगा, वो बताएगा कि वो कैसे होता है। तो सो एज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन टू बी अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी जो है वो काफी ज्यादा है कि एज रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज, कि हम ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसको हम एज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लेंगे, आम पार्टिकल नहीं है, इस पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करेंगे। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप अप्लाई करते हैं तो वो उसमें तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन एंड आई थिंक मास कंट्रैक्शन, आई थिंक मास, जिसमें मैथ कंट्रैक्शन के मास कुछ उसको कहते हैं, कि उसमें मास कम हो जाता है, ठीक है, कि ये वैल्यू से वो डिनोमिनेटर से थोड़ा डिवाइड होके, ठीक है, ये 1 -1 से थोड़ा सी बड़ी वैल्यू, तो मास के अंदर वेरिएशन आती है आपके पास। जैसे आप स्पीड ऑफ लाइट अचीव करते हैं ना, कि आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंच जाते हैं, तो आपका मास वो मास नहीं रहता कि जो फिल वक्त आपका एक जमीन के ऊपर है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये m हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास है, m नॉट जो है हमारे पास रेस्ट मास, और ये गैमा प्राइम जो है आपको अगर नजर आ रहा है गैमा प्राइम, तो ये हमारे पास ये वैल्यू है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं कि ये
रिलेटिविस्टिक फैक्टर है हमारे पास, रिलेटिविस्टिक फैक्टर गैमा प्राइम है। तो यहां से हमारे पास m इक्वल्स टू गैमा प्राइम m नॉट आ जाएगा। अब इसके बाद दिस कॉजेज द स्लो precession of major axis in the plane of ellipse about an axis through its foci। अगर आप इस वाले सेंटेंस पे गौर देना काफी, तो स्लो प्रिसेशन, पहले तो प्रिसेशन का क्या मतलब है इसको समझना पड़ेगा हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट प्रिसेशन इज। फिर मेजर एक्सिस तो हमें पता है कि एक मेजर एक्सिस होता है, हर एक का एक मेजर एक्सिस होता है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू द फोसा। अब क्या है कि ये अगर आपको डायग्राम नजर आ रही है तो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर समझे, पहले सबसे पहले एक ये मेजर एक्सिस था यहां पे, ठीक, फिर वो शिफ्ट हो गया यहां से यहां पे, फिर यहां से नेक्स्ट वाले पे यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो ये क्या मेजर एक्सिस शिफ्ट करता जा रहा है, वो यूं रोटेट भी कर रहा है, वो यूं रोटेशन लेते लेते आगे को जा रहा है, यूं करते 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 वो एक प्रिसेशन क्या है, ये इसकी रोटेशन है, इसको रोजेट भी हम कहते हैं। तो ROSSET आई थिंक इट्स रोजेट। तो ये यहां से यूं रोटेशन करते करते ये इलिप्स अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कर रहा है, और हर एक चक्कर के बाद वो अपना जो मेजर एक्सिस है उसको थोड़ा सा आगे को शिफ्ट कर लेता है, और वो एक दफा यहां पे रोटेट करता है, एक दफा इधर रोटेट, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, वो यूं करते 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 अपना एक इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कर रहा है, और एक वो पूरे साइकिल के अंदर भी मूव कर रहा है। जैसे हमने मैग्नेटिक मिरर के अंदर आप देखते हैं ना, या एक साइक्लोट्रॉन मोशन आप देखते हैं, साइक्लोट्रॉन आपका बहुत एक इसके साथ की एनालॉजी है, लेकिन साइक्लोट्रॉन के अंदर मोशन एलिप्टिकल नहीं होता, सर्कुलर होता है। तो अगर आपने इसको समझना है तो एक दफा साइक्लोट्रॉन का मोशन देख लेना, टोरॉइड या साइक्लोट्रॉन का, तो वो सर्कुलर होगा, ये एलिप्टिकल होगा, तो दोनों हैं सेम सेम। तो यहां तक तो थी हमारी कहानी बातों बातों तक कि अब हमने भाई बातों तक की बात की, अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद कैलकुलेशन। तो हमने बात की प्रिसिशन की, और हमने देखा कि कैसे प्रिसिशन होती। तो अब हमने कैनोनिकल इक्वेशंस पढ़ी थी, इलिप्स की जो बेसिक इक्वेशन थी, उनमें हमने रेडियस के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था कि 1/r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस गैमा प्राइम थीटा। वहां पे हमने गैमा प्राइम नहीं पढ़ा था। अब प्रिसिशन इफेक्ट की वजह से हमारे पास जो इलिप्स के अंदर चेंज आएगा वो एंगल के अंदर चेंज आएगा, कि वो एक एंगल के अंदर हमारे पास शिफ्ट आएगा। वो जो प्रिसिशन कर रहा है कि वो मेजर एक्सिस उसका हर एक रेवोल्यूशन के बाद शिफ्ट होता है, ठीक है, कि अपने वो जो उसका फोकाई है उसमें से वो उसके अलोंग वो जो चेंज उसके अंदर आता है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे गैमा प्राइम एंगल में हम इक्वेशन में, इलिप्स की इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। अब फिर इस इक्वेशन से हमारे पास दो केसेस बनेगी। एक में क्या कि जब हमारी, आप कहें कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हम उसको कंसीडर नहीं करते, पहले हम कहते हैं कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं है, हमारी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है। जो इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की हमारे पास वेलोसिटी है वो बहुत निग्लेजिबल है, बहुत कम है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन दिस फैक्टर हियर कि ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो गया और ये न्यूमरेटर बहुत ही, ये डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, तो ये हमारी जो वैल्यू है अप्रोच टू जीरो कर जाएगी, और ये जो हमारे पास गैमा प्राइम वो बता आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट केस क्या है कि जब गैमा प्राइम हमारे पास 1 के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब हमारे पास क्या है कि ये जो r प्राइम आया हमने यहाँ लिखा था इस इक्वेशन में, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए के अंदर जो हमने ये r प्राइम था इसको 1 पुट कर दिया। जब इसको हमने 1 पुट किया और हमने इसकी पीरियोडिसिटी मालूम करनी चाहिए कि ये कितने एंगल के बाद हमारे पास वही चीज हमें वो देता है और हमें रिपीट करके वैल्यू को अपनी देता है,
तो इसकी जो पीरियोडिक वैल्यू थी, जो इसकी पीरियोडिसिटी थी, जिस वैल्यू पे ये अपने आप वो घूम के अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके अपनी उसी जगह पे दोबारा से वापस आ जाता है, तो वो इसका था 2 पाई। जब हम cos थीटा में +2 पाई करते हैं तो हमारे पास, अगर आप देखें, आप इसका एंगल का फॉर्मूला खोलें तो ये होता है cos थीटा cos 2 पाई इंटू साइन थीटा साइन 2 पाई। तो ये हमारे पास जो टर्म होती है ये जीरो हो जाएगी, तो इससे सारा फैक्टर ही जीरो हो जाएगा, साइन 2 पाई जीरो होता है, और cos 2 पाई हमारे पास क्या होता है 1। ठीक है, ये 1 दे देगा, तो 1 इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास हमें पता चला कि cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई हमारे पास किसके बराबर होता है cos थीटा के। जब हम cos थीटा के अंदर 2 पाई ऐड करते हैं तो वो हमें दोबारा से अपनी वैल्यू रिपीट करके दे देता है। तो ये cos ऑफ थीटा की पीरियोडिसिटी है। सो देयर विल बी नो प्रिसेशन, कि हमारे पास कोई प्रिसेशन नहीं आई, 2 पाई के बाद वही वैल्यू, कोई चेंज वैल्यू के अंदर नहीं आया, कि जब हमारे पास r प्राइम क्या था 1 था। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की तरफ और देखते हैं कि सेकंड केस के अंदर जब हम देखते हैं कि r प्राइम हमारा, गैमा प्राइम हमारा 1 के बराबर नहीं है, वो 1 से छोटा है। इसकी एक और वैल्यू भी होती है मोमेंटम के हिसाब से पी थीटा के लेवल से, वो मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये गैमा प्राइम लेस देन 1 होगा जब, तो तब हमारे पास प्रिसेशन होगी, और तब इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए के अंदर आर फिर गैमा प्राइम को भी हम कंसीडर करेंगे। अब गैमा प्राइम के साथ हम cos ऑफ थीटा की पीरियोडिसिटी देखते हैं तो फिर क्या होगी, तो यहां से जब हम 2 पाई ऐड करते हैं गैमा प्राइम थीटा के अंदर, तो हमें वो आर जो है यहाँ पे पीरियोडिसिटी नहीं देता, कि ये जो आर है ये घूम के 2 पाई के बाद यहीं पे वापस नहीं आता, अपनी वैल्यू ये रिपीट नहीं करता। 2 पाई जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये इसी पॉइंट के ऊपर दोबारा नहीं आता। लेकिन जब हम इस पे 2 पाई डिवाइडेड बाय गैमा प्राइम ऐड करते हैं तो ये फिर चक्कर काट के अपना जो भी वेलोसिटी यहां से रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी होती है वो अपने पॉइंट पे दोबारा आ जाता है। तो ये इसको बताता है कि देन आर हैज सेम पीरियोडिसिटी, के वो इट कम्स एट द सेम वैल्यू इट वाज बिफोर। तो अब ड्यू टू आर प्राइम एवरी रोटेशन elliptical orbit show advance move in same plane by 2 pi by r prime। तो इस ही वजह से ये 2 pi by gamma prime या r prime में इसको कह देता हूं, क्योंकि r और r prime को मैं आपस में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं, लिखा एक जैसा है। तो ये जो गैमा प्राइम वाला फैक्टर है ना, ये मेन फैक्टर है कि जो प्रिसेशन उसके अंदर लाता है, कि एक वेलोसिटी का डिफरेंस है जिसकी वजह से वो हर मोशन के बाद वो उसका मेजर एक्सेस यूं आगे फिर आगे फिर आगे यूं करते करते वो रिवॉल्व करते फिर से एक पूरा चक्कर बनाता है और वो यूं रिवॉल्व करता जाता है एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर। तो ये था हमारे पास दो केसेस थे कि जब हमने देखा कि प्रिसिशन कब होती है और कब नहीं होती रिलेटिविस्टिक करेक्शन के अंदर। अब हमने देखना है कि वो फॉर्मूला एनर्जी का क्या। अब जो ये एनर्जी जो प्रिसेशन की वजह से हमारे पास चेंज इन एनर्जी आया, अब इस एनर्जी की चेंज की वजह से हमारे पास वो क्या टर्म वैल्यूज आएंगे जो हमें डिस्क्राइब करती हैं ये फाइन स्ट्रक्चर को। तो अब चलते हैं उस तरफ। तो जो समरफेल्ड ने टोटल एनर्जी फाइंड की ना, इन दिस वे द समरफेल्ड ऑब्टेन द टोटल एनर्जी दैट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन n बट आल्सो ऑन k। तो उसने एक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया कि जिसके अंदर सिर्फ n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिपेंडेंस नहीं थी, बल्कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की भी डिपेंडेंस थी। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, जो जैसे कि रेडबर्ग कांस्टेंट और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसको समरफेल्ड कांस्टेंट भी कहा गया, समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट। तो ये इसकी वैल्यू 1/137 जो कि नियरली इक्वल्स टू 0.007 के बराबर आई। तो इसको ये कांस्टेंट इस वैल्यू के अंदर, इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी डेरिवेशन ना पेपर के अंदर आपके कोर्स में शामिल है और काफी लेंथी इसकी डेरिवेशन भी है। तो इसको आपने बस याद रखना है, बाकी आसान है। आपने ये वैल्यूज बीच में पुट करनी है तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। तो वो इक्वेशन ये आपकी आ गई, ठीक है।
ई एन, और ये एक एनर्जी की इक्वेशन आ गई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी। अब हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होती है टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू क्या होती है कि टर्म वैल्यू होती है रेशियो ऑफ एनर्जी एंड एच सी, द प्रोडक्ट ऑफ एच सी, कि एनर्जी को जब हम एच सी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास टर्म वैल्यू आ जाती है। तो हम लिखते हैं कि T इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एच सी, और एनर्जी कौन सी है हमारे पास, ये ई एन के। जब हम इस एनर्जी को, इस वाले फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये एच सी से कट जाएगा और बाकी हमारे पास सारी टर्म उसी तरह आ जाएगी। तो हमारे पास जो टी आएगा, जो हमारे पास यहाँ पे टी आएगा वो आ जाएगा टी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे साथ नेगेटिव भी आएगा, टर्म वैल्यू के अंदर यहाँ पे नेगेटिव भी होता है, वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो आर जी स्क्वेयर ओवर, अगर मैं यहां से n कॉमन ले लूं तो n स्क्वेयर कॉमन ले लूं तो ओवर n स्क्वेयर इंटू 1 प्लस ये जी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर ओवर n इंटू 1 ओवर k प्लस 3/4 n, उसी तरह मेरे पास आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूं, तो ये इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूं कि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाले फैक्टर को इसके साथ और फिर इस पूरे के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी विल बी इक्वल टू आर जी स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर प्लस आर जी स्क्वेयर, जी 4 हो जाएगा, जी स्क्वेयर इंटू जी स्क्वेयर, इट विल बी जी 4 अल्फा स्क्वेयर ओवर एन क्यूब इंटू 1 ओवर k प्लस 3/4 n। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये वाली, ये हमारे पास इनिशियल टर्म वैल्यू होती है। ये किसके बराबर होती है, टी आई के। ये हमारे पास टी आई के बराबर है, और ये जब इस तरफ चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, टी माइनस टी आई विच विल बी इक्वल टू डेल टी चेंज इन द टर्म वैल्यू equals to r of z4 alpha square over n cube into 1 over k plus 3/4 n। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन हेयर इज दिस इक्वेशन which tell us the about the hyperfine or the fine structure of hydrogen। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये k डिपेंडेंस भी है और ये n डिपेंडेंस भी है। तो ये इक्वेशन हमें बताती है, ये जो टर्म वैल्यू हमारे पास ये फैक्टर आया ना, ये फैक्टर हमें बताता है कि ये फाइन स्ट्रक्चर किस तरह स्प्लिट, किस तरह हाइड्रोजन की एक स्पेक्ट्रम लाइन जो सी है वो आगे फर्दर स्प्लिट होती है। ठीक है, तो अब वो हम स्प्लिटिंग भी देख लेते हैं कि किस तरह से स्प्लिटिंग हमारे पास होती है। हमने अब वो जो इक्वेशन थी वो भी ड्राइव आउट कर ली। तो इसके लिए मैं सारी अब करता हूँ, इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद आपको स्प्लिटिंग थोड़ी सी उसकी वो दिखाते हैं कि हम बाल्मर सीरीज की स्प्लिटिंग देखेंगे कि किस तरह बाल्मर सीरीज हमारे पास फर्दर स्प्लिट होती है। तो जो बाल्मर सीरीज हमारे पास थी, तो बाल्मर सीरीज किसके लिए होती है कि n जब हमारा ट्रांजिशन हायर लेवल से 2 में होती है, n2 के अंदर जब हमारे पास होती है कि यहाँ पे n हमारे पास क्या था जब 2 होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं n इक्वल्स टू 3 के लिए। अब हमारे पास n की हमने वैल्यू देखी थी कि n जब हमारे पास 2 होता है तो k हमारे पास या 1 होगा या 2 होगा। n इक्वल्स टू 3 होगा तो k की वैल्यू 1 2 3 भी हो सकती है कि n इक्वल्स टू एन आर प्लस k था। और प्रीवियसली हमने जब ऑर्बिट्स शेप्स बनाए तो हमने ये इसको बड़े डिटेल से पढ़ा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास n इक्वल्स टू 3 के लिए k की 3 वैल्यूज हैं। तो वो k की 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 1 2 और ये 3। k इक्वल्स टू 1
k equals to 2 and k equals to 3. Similarly here हमारे पास क्या है, इसके लिए दो वैल्यूज हैं, k equals to 1 और k equals to 2. अब क्या होता है कि अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दो है, ठीक है, हमें एक स्पेक्ट्रम तो एक ही नजर आना चाहिए था कि जब 3 से 2 में आया तो हमने देखा था पीछे बोहर के अंदर कि 3 से 2 में आने से हमने कहा एक स्पेक्ट्रम रिलीज होगा, एक फोटोन रिलीज होगा, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा था कि वो बीच में छोटे और भी फोटोन थे, सब एनर्जीज भी थी उनकी, तो वो सब एनर्जीज बोहर ने इस तरह से हमें बताया कि इस n के अंदर एक एजिम्यूथल क्वांटम नंबर छुपा हुआ है। वो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किस तरह वो फाइन स्ट्रक्चर या वो एक स्पेक्ट्रम लाइन फर्दर डिवाइड हुई हुई है। तो वो अब देखते हैं कि यहां से हमारे पास एक फोटोन अगर एक के से इधर आया, एक इसी के से हमारे पास यहां पे आ गया, एक फोटोन समझे यहां से ये निकला, एक फोटोन एनर्जी का HF एनर्जी का यहां से निकला, फिर एक यहां पे आया, उसकी भी एक एनर्जी, मैं इसको और रंग से बनाता हूं, फिर एक जो है हमारे पास समझें ये एक यहां से ये निकला, फिर यहां से ये निकला, इसकी एक और एनर्जी HF, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से डिफरेंट इसकी एनर्जी होगी। फिर हमारे पास इस ऑर्बिट में से लास्ट k इक्वल्स टू 1 वाले में से हमारे पास एक और जो फोटोन निकला, दो फोटॉन्स और निकले, वो एक ये निकल आया और एक ये निकल आया। तो हमारे पास कितनी यहां पे पॉसिबल वैल्यूज फोटॉन की निकली दो n के लिए कि n इक्वल्स टू 3 से जब 2 के अंदर ट्रांजिशन हुई तो हमारे पास 6 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की फोटॉन्स इमिट हुए। हमारे पास जो ट्रांजिशंस हुई या उनके नतीजे में जो हमारे पास हमें फोटॉन्स मिले वो इस तरह के 6 फोटॉन्स मिले। तो ये थी वो उसने अब वैल्यूज होती हैं, हम पॉसिबल वैल्यूज देते हैं कि हम कहते हैं कि k का जो रिजल्ट आना चाहिए वो या तो +-1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। अगर हम k की वैल्यू कहते हैं कि +-1 या 0 आए डेल k की वैल्यू, तो वो फिर हम देखते हैं कि 5 वैल्यूज हमारे पास आती हैं, उनमें से एक वैल्यू मिस हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि k की सिर्फ +-1 वैल्यू आनी चाहिए तो फिर वो 3 वैल्यूज हो जाती हैं, 5 से फिर 3 हो जाती हैं। तो वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये एक उसने बताया कि किस तरह, अब अगर आप बोहर की बात करें, पहले वाली बात करें, तो हमारे पास समझे n3 से 2 के अंदर एक ही बड़ा सा स्पेक्ट्रम निकला, लेकिन ये बड़ा सा स्पेक्ट्रम नहीं है, इसके अंदर ये फर्दर 6 छोटे भी थे जो